नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी फैसला चैनल पर। आज अपन क्लास 8 का चैप्टर व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर के अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो आंसर है इसका, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्रूशियल in a democratic country because it serves as a fundamental framework that outline the principles, rights and the structure of the government. It establishes the rule of law, safeguards individual liberties and defines the power and the limitations of government institutions. Its legal document provides a basis for governance, ensuring that decisions are made within a transparent and countable framework and ultimately प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। अब देखेंगे इस आंसर का मतलब क्या होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उसके लिए संविधान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यह एक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है संविधान, क्योंकि जो संविधान होता है उसके अंदर एक देश को चलाने के लिए प्रिंसिपल्स होते हैं। वो वहाँ के लोगों को राइट्स यानी कि अधिकार, वहाँ के लोगों को अधिकार देता है और यह गवर्नमेंट को आदेश देता है कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट को किस तरीके से समाज में कार्य करने चाहिए। इट एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, यह समाज में रूल ऑफ लॉ स्थापित करता है और लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है। और इसमें सरकार के लिए लिमिटेशंस भी होती हैं और पावर्स भी होती हैं, यानी कि सरकार के पास शक्ति भी होती है एक देश को चलाने के लिए और उसके अंदर कुछ सीमाओं में भी उसको बांध दिया जाता है। तीसरा है इसमें लोगों को इंश्योर किया जाता है कि जो भी कानून आपके लिए बनाए गए हैं वो आपके लिए ही, आपके अधिकारों को बचाने के लिए और आपके ही इंटरेस्ट में ये सारे कानून बनाए गए हैं जो संविधान में हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्यों संविधान एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द वर्ड्स ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स given below. The first column is from the 1990 Nepal Constitution and the second column is from the more recent Constitution of Nepal. यानी कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो नेपाल का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1919 का, उसके अंदर कुछ आर्टिकल था और जो नेपाल का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें नेपाल के अलग आर्टिकल था। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों आर्टिकलों में क्या अंतर था। 1919 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल Part 7 Executive Federal Executive Power, the executive power of the Kingdom of Nepal cell. In the 1990 the Nepal Constitution, the executive power of the kingdom were entirely in the hands of the king. यानी कि नेपाल की चलाने की जो सारी शक्तियां थी उसकी जो पावर थी वो राजा के हाथ में थी। यानी कि 1919 में नेपाल में मोनार्की थी, उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड इन 2007, यानी कि 2007 में नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा बनाया गया। तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल वर इन द हैंड्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो 2007 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जो पावर थी, देश को चलाने की पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में आ गई। उसका हेड कौन था? पीएम। उसके बाद है, there were a dire need for a new constitution as ideals of the people had changed as the country had moved from a monarchy to a democracy. नेपाल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए जो मोनार्की थी उसको डेमोक्रेसी में बदल दिया गया। The old constitution does not reflect the ideals of the people. The new constitution will change the rule of the old constitution in order to bring a new society with new ideas. यानी कि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आइडियाज़ लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, लोगों को वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में बनाया गया ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके, समाज में सुधार आ सके, सोसाइटी विद न्यू आइडियाज़। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि हमारे द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि एमपी, एमएलए,
यदि उनकी पावर पर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी ना हो तो क्या होगा, यह है क्वेश्चन का मतलब। अब हम आंसर देखेंगे। इफ देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देन दीज लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स माइट मिसयूज देयर ऑथोरिटी। यानी कि अगर MP MLA जो हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं उनके यदि लीडर्स की पावर पर लिमिटेशन नहीं होगी, रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एंड मिसमैनेजमेंट। यानी कि इस मिसयूज का, इस अथॉरिटी के मिसयूज का यह परिणाम होगा कि समाज में अन्याय, चारों तरफ अन्याय होगा, उस मिसमैनेजमेंट होगा, यानी कि सही व्यवस्था से कार्य नहीं होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, in each of the following situations define the minority, write one reason and why think it is important to respect the views of the minority in each of these situations। यानी कि नीचे दिए गए क्वेश्चनों को हमें माइनॉरिटी को पहचानना होगा और एक रीजन देना होगा कि क्यों हमें उन माइनॉरिटी का सम्मान करना चाहिए। इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। यदि एक स्कूल है उनमें से 30 टीचर हैं और 20 उनमें से मेल हैं, तो फिर 10 फीमेल्स आर इन माइनॉरिटी। तो इसका मतलब क्या है, 10 फीमेल टीचर्स हैं। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट द व्यू ऑफ द फीमेल्स टीचर्स सो दैट मेल टीचर्स डू नॉट यूज देयर पावर्स अगेंस्ट देम। फीमेल टीचर्स के जो डिसीजंस हैं उनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके व्यू को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि जो मेल टीचर्स हैं वो अपनी पावर का, वो अपनी मेजोरिटी का गलत प्रयोग ना कर सकें। दूसरा है हमारा, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। यदि एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ टू फैमिलीज। यानी कि उनमें से 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो अमीर घराने से आते हैं, तो आंसर होगा इसका 10 स्टूडेंट्स बिलोंग टू पुअर फैमिलीज। इसका मतलब माइनॉरिटी में कितने, 10 एंड आर इन माइनॉरिटी। स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेज, अदर वेलफेयर स्कीम्स लाइक बुक्स, फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स, स्टेशनरी, फ्री यूनिफॉर्म आर टू बी प्लान टू कीप इन व्यू द रिक्वायरमेंट। यानी कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएं, यानी कि अलग से उनको क्लास दी जाएं, और अदर वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि बुक्स दी जाए उनको फ्री में, और स्टेशनरी दी जाए यानी कि पेन पेंसिल, फ्री यूनिफॉर्म दी जाए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको अलग अलग सामान दिया जाए। इससे हम उनके व्यू को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, माइनॉरिटी के व्यू को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, इससे उनको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, इससे वो अपने आप को कम महसूस नहीं करेंगे। थर्ड है हमारा, इन ए सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट, 5% ऑफ बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी। यानी कि 5% बुद्धिस्ट हैं वो माइनॉरिटी में। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट द व्यू ऑफ द बुद्धिस्ट सो दैट दे विल नॉट बी डोमिनेटेड बाय द कम्युनिटी इन द मेजोरिटी। यानी कि 5% जो बुद्धिस्ट हैं उनके व्यू को रेस्पेक्ट किया जाए, ताकि वो अपने आप को नीचा ना समझें और जो मेजोरिटी के लोग हैं वो उनके द्वारा दबाए ना जा सकें। डी है हमारा, इन ए फैक्ट्री मैस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियंस, 20% ऑफ द नॉन वेजिटेरियंस। इसका मतलब इन ए फैक्ट्री मैस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियंस। यानी एक फैक्ट्री है, उसके सभी एम्प्लॉय एक मैस में खाना खाते हैं, तो 80% क्या है, वेजिटेरियन है, तो 20% क्या है, नॉन वेजिटेरियन। यानी 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी एम्प्लॉयज़, तो वो क्या हो गए, माइनॉरिटी में हो गए। देयर व्यू शुड बी रेस्पेक्टेड एज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इज पर्सनल चॉइस। यानी कि यदि वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, तो इसलिए उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट 2 सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स ऑन व्हाई यू थिंक दिस फीचर्स एन इंपॉर्टेंट की फीचर्स। यानी कि नीचे दिए गए शब्दों के बारे में आपको अपने शब्दों में 2-2 लाइनें लिखनी है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है फेडरलिज्म। यानी कि फेडरलिज्म मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। It has a 3-tier government. India needs a 3-tier government because of the diverse religious and cultural composition of its citizen. Government in a center alone could not
बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन। यानी कि इंडिया में क्या है, जो पावर है सरकार की, पावर अपन की जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर्स हैं वो सेंटर में और स्टेट में बटी हुई हैं, क्योंकि एक सेंटर की जो स्टेट है वो पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर हैं। तो फेडरलिज्म। सेकंड है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का सेपरेशन। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर्स बाय इलेक्टेड representative, the constitution advocates separation of powers. Each branch of the government has its power fixed by the constitution. The government ensure that a balance of power is maintained between legislative, executive and the government. अपन की गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। लेजिस्लेचर में आ जाती है लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में आ जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम। और जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इनके बीच पावर का इक्वल सेपरेशन किया गया है ताकि पावर का मिसयूज ना हो, एक के पास पावर ना हो। ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ये तीनों स्वतंत्र नहीं है। तो सेकंड हो गया हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। थर्ड है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। इट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड गारंटीड राइट्स अगेंस्ट मेजोरिटी। यानी कि संविधान में राइट्स के अलावा कुछ स्पेशल राइट्स दी गए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास होते हैं, अगर ये वायलेट होते हैं तो व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट के प्रोटेक्शन के लिए फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ताकि उन्हें मेजॉरिटी के खिलाफ उनके राइट्स की गारंटी मिल सके। फोर्थ है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर ऑल सिटीजन्स। दैट इज ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट irrespective of whether they are poor, rich, educated, uneducated, a Hindu, a Muslim, a Christian. The idea of the universal adult franchise is based on equality. यानी कि अपन की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी कि पार्लियामेंट्री रूप में है। गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 फॉर्म में होती है गवर्नमेंट, एक तो प्रेसिडेंशियली, एक सेमी प्रेसिडेंसी और एक ही पार्लियामेंट्री। तो अपन की गवर्नमेंट का फॉर्म है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर ऑल सिटीजन्स। इसका मतलब है भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। ये मायने नहीं रखता कि आप गरीब हो, अमीर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये इक्वलिटी के बेसिस पे दिया गया है, यानी कि समानता के अधिकार पर। तो आज हमने पॉलिटी के चैप्टर वाई डज ए नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।